नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे कि बिहार के नेता, चाहे बिहार कैबिनेट के हों, मुख्यमंत्री हों या फिर दिल्ली में बैठे बिहार के नेता हों, वह कैसे बिहार की जनता को मूर्ख बना देते हैं और इस कदर हाइप क्रिएट करते हैं जैसे लगे कि बिहार का कायाकल्प होने वाला है। देखिए, कल बिहार कैबिनेट की बैठक हुई थी और बिहार कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ। केंद्रीय कैबिनेट ने पहले मंजूरी दी है कि सोनपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। तो बिहार सरकार ने यह तय किया कि छपरा जिले के सोनपुर दरियापुर चबर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, नवी मुंबई जैसा बनेगा। जैसे ही यह शब्द आया, मेरी हंसी रुक नहीं रही। अब तक मैं हंस रहा हूं। मुझे याद है जब 2005 में नीतीश कुमार बिहार की सरकार में आए थे, एनडीए की सरकार बनी थी। फिर कभी अश्विनी चौबे नगर विकास मंत्री बने तो पटना पेरिस जैसा शहर बन रहा था। 2026 आ चुका है, पटना पेरिस बना कि क्या बना हम और आप जानते हैं। तो कैबिनेट में यह फैसला हुआ कि 4200 एकड़ जमीन पर बनेगा। कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण के लिए 1302 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। बैठक में अन्य फैसले भी हुए। एयरपोर्ट हाजीपुर डुमरिया के बीच दरियापुर चबर में बनेगा। इसे 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अजीत जी, हम और आप जान रहे हैं पटना एयरपोर्ट को नया टर्मिनल मिलने में कितना वक्त लगा। पूर्णिया अब भी प्री फैब्रिकेटेड, दरभंगा अब भी पूरा नहीं है। और याद कीजिए, चुनाव के पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें यह बात तय हुई थी कि पटना दरभंगा से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होगी और जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उन्हें गारंटेड सीट्स जो है वह बिहार सरकार देगी। लेकिन वह भी नहीं हुआ और 2030 तक यह इतना बड़ा एयरपोर्ट, नवी मुंबई जैसा एयरपोर्ट सोनपुर में बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं, आप तो बिल्कुल करीब रहते हैं। जेवर एयरपोर्ट बनाने में कितने हजार करोड़ रुपए खर्च हुए, क्योंकि सिर्फ जमीन अधिग्रहण, जो बिहार में बहुत ही कठिन कार्य है, जमीन अधिग्रहण से ही एयरपोर्ट नहीं बन जाता है। और सपना क्या दिखाया गया, इसका रनवे इतना आधुनिक और लंबा होगा कि यहां दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमानों में शामिल एयरबस A380 जैसे विमान भी उतर सकेंगे। तो अजीत जी, बिहार की पीड़ा और फिर यह उपहास देखिए, बहुत ही क्या कहें। जब यदि आप जागरूक हो, सोए रहें, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है किस तरीके से बिहार को ठगा जाता है, बिहार की जनता को लेमन जूस दिखाया जाता है, लॉलीपॉप दिखाया जाता है, क्या क्या बातें हो जाती है। तो आज इसकी चर्चा करेंगे कि वास्तविकता से कितनी दूर। आप केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन नहीं दे पाते हो, आप बेहटा एयरपोर्ट, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? दरभंगा में एम्स कहां बन रहा है? तमाम बातें, मखाना बोर्ड कहां है? तो कोई पूछने वाला नहीं है और अखबार तो गुलाबी पन्ने होते हैं, वहां जो छप गया छप गया। तो इसकी बात करेंगे, इसके साथ ही राज्यसभा चुनाव की बात भी करेंगे। देखिए, चिराग पासवान ने यह कह दिया कि उनकी मां रीना पासवान न तो सक्रिय राजनीति में आ रही हैं और न ही राज्यसभा जा रही। लेकिन चिराग पासवान ने यह नहीं कहा कि हां, पांचवी सीट हम नहीं चाहते। उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब राज्यसभा का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एनडीए के नेतृत्व को फैसला करना है, क्योंकि फैसला तो उपेंद्र कुशवाहा का ही होना है। और देखिए, यह बात भी एनडीए के भीतर सामने आ रही है कि यदि महागठबंधन छठा उम्मीदवार देने की कोशिश करता है तो पांचवें उम्मीदवार के रूप में एनडीए की ओर से कोई धनबली, कई लोग सामने आ रहे हैं, चुनाव लड़ने को तैयार दिख रहे हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज वाले अशफाक करीम भी तैयार बैठे हैं कि छठा उम्मीदवार आए तो पांचवा मुझे ही बना दीजिए, जो होगा देख लेंगे। समझ ही रहे। तो पहले तो बिहार में नवी मुंबई जैसा एयरपोर्ट
मुझे तो हंसी रुक ही नहीं रही है। अजीत जी, आप भी बिहार के हैं, आप समझ सकते हैं। आप तो और भी बेहतर जानते हैं कि आपके मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, और केंद्रीय विश्वविद्यालय आज भी कहाँ चल रहा है बताने की जरूरत नहीं है अजीत जी। जी देखिए देखिए ज्ञानेश्वर जी, क्या है, एक अंग्रेजी का टर्म है, जुमला है, मिसप्लेस्ड जी प्रायोरिटी। जी। मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी जो होती है, तो ये मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी का एक एकदम सबसे ज्वलंत उदाहरण है। एकदम मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी, ये बिहार की प्रायोरिटी नहीं है कि आप एक और हवाई अड्डा बनाने जाएं। ये प्रायोरिटी में 1 से 100 तक चीजों की सूची बनाएंगे तो ये 100वें स्थान पर भी नहीं आएगा। 1 बिल्कुल। से 1000 चीजों की सूची बनाए तब 1000वें स्थान पर भी नहीं आएगा एक और एयरपोर्ट बिहार के लिए। हम्म लोग कहेंगे कि हम लोग मतलब ऐसे विघ्न संतोषी लोग हैं कि इतनी अच्छी बात हो रही है, हम लोग उसमें आकर के जो है हम्म निगेटिव बातें कर रहे हैं, पेसिमिस्ट लोग हैं, निराशावादी लोग हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि 1000 काम की सूची बनाए, अगर हम बनाए ज्ञानेश्वर जी की बिहार में ये 1000 काम होने हैं, तो 1 हम्म। से 1000 तक में किसी नए एयरपोर्ट की बात नहीं आएगी। हम सोनपुर बिल्कुल। की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं की भी बात कर रहे हैं। बिहार में हम्म एक और नए एयरपोर्ट की बात 1 से 1000 की प्रायोरिटी में नहीं है। और हम्म हम क्यों कह रहे हैं ये बात? दरभंगा का एयरपोर्ट है, आप जरा सा रिसर्च करिए, किसी को अपनी टीम से लगाइए और पूछिए कि रोज का डेली का कितना पैसेंजर है दरभंगा एयरपोर्ट पर। हम्म। दरभंगा एयरपोर्ट आज 5 साल से चल रहा है, 4 साल से तो चल ही रहा है। 4 साल जी। पहले हमको जहां ध्यान आ रहा है कि हम वहां उतरे थे 4 साढ़े 4 साल पहले, 4 साल हो गए होंगे। हम्म तो उससे पहले से एयरपोर्ट चालू हो गया है। 4 साल हम्म। से तो एयरपोर्ट चल ही रहा है। तो अभी कितना डेली पैसेंजर है दरभंगा के एयरपोर्ट से? आप भी गेस नहीं कर पाएंगे कि कितना एयर जी। पैसेंजर है हम्म डेली। हम्म। डेली एवरेज 2500 पैसेंजर चढ़ता उतरता है दरभंगा एयरपोर्ट पर, 2500। बिल्कुल। हम्म अब आप सोचिए 2500 संख्या है। हम्म पूर्णिया एयरपोर्ट पर फिर हमने सर्च किया कि भाई पूर्णिया एयरपोर्ट पर डेली का क्या पैसेंजर का ट्रैफिक है, क्या ट्रैफिक है डेली का। तो हम्म। पता चला कि 550 से 1000 का ट्रैफिक है रोज का पूर्णिया एयरपोर्ट पर। बिल्कुल। जी। अब आप सोचिए कि दो एयरपोर्ट आपने, पटना का जो एयरपोर्ट है उस पटना एयरपोर्ट से एक एयरपोर्ट आपने कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी पर, 150 किलोमीटर की दूरी पर खोला, और एक एयरपोर्ट 300-400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की दूरी पर आपने खोला। और वहां भी ट्रैफिक की स्थिति यह है कि 2500, 3000 और 500 से 1000 ट्रैफिक है। हम्म उस एयरपोर्ट को तो बंद कर देना चाहिए ना। फिर उस एयरपोर्ट को 2500 की पैसेंजर कैपेसिटी वाला एयरपोर्ट आप क्यों चला रहे हैं? हम्म। कितने दिन तक आप सस्टेन करेंगे? या तो वहां आप सर्विस सुधारिए, बिल्कुल। फ्लाइट्स बढ़ाइए, आप उसको इस तरह से तैयार करिए ताकि पैसेंजर का फुटफॉल, जब तक ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा तब हम्म। तक कोई प्राइवेट एयरलाइंस कैसे चलाएगा एयर वहां घाटे में जाकर के। और अब दरभंगा हम एयरपोर्ट को लेकर मिथिला के लोगों की शिकायत है कि एयरलाइंस कंपनियां जो है उनके साथ बेईमानी करती है। जब उन्हें फ्लाइट की जरूरत होती है तो फ्लाइट देती नहीं है। फिर उस रूट की फ्लाइट्स इतनी महंगी कर दी जाती है कि पूछिए मत। और इसके नहीं साथ ही जो नहीं बुनियादी सुविधाएं हैं दरभंगा एयरपोर्ट की, चाहे पूर्णिया एयरपोर्ट की, हमने कहा ही कि पूर्णिया तो प्री फैब्रिकेटेड, चूंकि चुनाव था, दिखा देना था, इसलिए कर दिया गया। हाँ? तो दरभंगा में जो लोग लैंड करते हैं या टेक ऑफ करते हैं, उनकी परेशानियों का जिक्र सामने आता है। लेकिन दरभंगा के बारे में आपको याद है कि हमारी आपकी बातचीत में संजय झा जी ने कहा था कि हम इसे इंटरनेशनल बनाना चाहते हैं। मिथिला के लोग पूरी दुनिया में हैं, लेकिन जब तक सुविधाएं नहीं बढ़ाएंगे, एयरलाइंस कंपनियों को गारंटी नहीं मिलेगी। देखिए ना, कितने लोग परेशान होते हैं। अभी हमारे ही भतीजे को इंग्लैंड से आना है। वह जब इंग्लैंड से दिल्ली आएगा तो उसके पास सामान अधिक होगा। उसकी चिंता इस बात को लेकर है कि टिकट जो है लंदन से दिल्ली के लिए कटा है, लंदन से पटना के लिए नहीं कटा। इंडिगो में फिर से टिकट लेना है, तो जो अधिक सामान लेकर आ रहा है दिल्ली से पटना आने के लिए उसे एक्स्ट्रा पे करना नहीं, वो तो करना ही होगा। वो तो पड़ेगा। आपको 15 किलो का आपका चेक इन बैगेज है, 15 किलो का आपका सामान है, उसके ऊपर इतना महंगा हो जाता है कि लोग, हमने देखा है एयरपोर्ट पर लोग सामान उतार के छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, किसी जी। को दे देते हैं। वो तो है, वो तो बहुत महंगा है, वो तो समूचे एयरलाइंस की समस्या है। हम ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक ही नहीं है ज्ञानेश्वर जी, ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल। हमारे यहाँ। हम्म एयरपोर्ट पर ट्रैफिक नहीं है, दरभंगा एयरपोर्ट पर ट्रैफिक नहीं है, जबकि गंगा के उस पार का वो ऐसा एयरपोर्ट है जो समूचे तिरहुत, पूरी तिरहुत जो सबसे बड़ी कमिश्नरी है बिहार की, उस तिरहुत हम्म कमिश्नरी के लिए, पूरा उस तिरहुत कमिश्नरी उसके अंडर में, उसके तहत आता है। मुजफ्फरपुर से लेकर के और पूरा उत्तर बिहार, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सब उसके उसमें आते हैं। और हम मोतिहारी, हमको जाना हो तो हमको सबसे अच्छा वो एयरपोर्ट है जहां से उतरे और 2 घंटे में हम मोतिहारी पहुंच जाए, 1.25 घंटे में हम मोतिहारी पहुंच जाए। लेकिन हम वहां इसलिए टिकट नहीं ले सकते हैं क्योंकि बहुत चांस इस बात का, जो आप कह रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी।
जी, फ्लाइट नहीं होगी, और इसका कारण यह है कि पैसेंजर नहीं होता, ट्रैफिक नहीं होता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ट्रैफिक कम होने की वजह से जो एयरलाइन कंपनियां हैं वो किराया बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, हुँ, और उतने पर भी जब उनको पैसेंजर नहीं मिलता है तो वो कैंसिल कर देती हैं विमान, हुँ, फ्लाइट कैंसिल कर देती हैं। तो इन मौके पर कई फ्लाइट कैंसिल होते हुए हमने देखा है। और जी, हमने ऐसी भी स्थिति देखी है कि पटना में जाने आने की दोनों की, 4 आदमी की जितने में टिकट होती है, उतनी टिकट पटना से दरभंगा सिर्फ जाने जाने की टिकट है, हमने कैंसिल करा करके टिकट लिया हुआ है पटना आने जाने का। हमने एक बार ट्रेवल एजेंट को कहा कि भाई पटना हम 4 लोगों की टिकट दरभंगा कर दो दिल्ली से, तो हुँ, 63,000 रुपए की टिकट है 4 लोगों की। जी, हमने कहा कैंसिल करो, 63,000 रुपए में पटना, दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली आने जाने की टिकट हो गई। तो बिल्कुल। अब आप बताइए कि सबसे, बिहार का सबसे गरीब इलाका कौन है? सबसे गरीब और पिछड़ा इलाका मिथिलांचल का है। और हुँ, उसकी मिसाल हम लोग ये देते हैं कि सबसे पहले जहां से पलायन शुरू हुआ, उसको हम लोग मानते हैं कि वो या तो सबसे गरीब और सबसे कम इकोनॉमिक उसका वाला एक्टिविटी वाला इलाका था, वो वहीं से सबसे हुँ, पहले पलायन शुरू हुआ था। तो उस मिथिला के पूरे इलाके में, हम दरभंगा मधुबनी की बात नहीं कर रहे, पूरा जो मिथिला का इलाका है, रीजन पूरा। तो एक तो क्या है कि वहां जब तक फ्लाइट सस्ती नहीं होगी, जब तक फ्लाइट्स की संख्या नहीं बढ़ेगी, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, तब तक आप वहां एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बहुत ट्रैफिक हो। और बहुत जी। ट्रैफिक नहीं होगा तो एयरलाइंस ऐसी ही इरेटिक रहेंगी कि वो कैंसिल हो गई कभी, या कभी बहुत किराया हो गया। अब तो गया ये ही जहां देखिए ना, इतना पुराना एयरपोर्ट है गया गया, में। देखिए वही दिल्ली से गया के लिए एयर इंडिया की एक उड़ान थी एक, पहले। हाँ, हाँ, अभी जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री बने, उन्होंने जिद की तो इंडिगो की दूसरी फ्लाइट शुरू हुई है। तो गया इतना बड़ा एयरपोर्ट, और वहां सब कुछ है। लोग हाँ, बोध गया इंटरनेशनल जाते है ना। हैं, हाँ, 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 लोग पिंडदान के लिए जाते हैं, दुनिया भर से आते हैं। उनके पास पैसेंजर्स कहाँ है? दो फ्लाइट को पूरे पैसेंजर्स नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते हैं ना, जबकि वो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, जी, जहां बिल्कुल। विदेश से चार्टर्ड फ्लाइट्स भी आती हैं, हाँ, श्रीलंका से, थाईलैंड से लोग आते हैं, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आते हैं। वो एक इंटरनेशनल, एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, हिस्टोरिक टूरिस्ट प्लेस है, रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस है, वो जी, रिलीजियस प्लेस है, लेकिन नहीं है वहां भी ट्रैफिक। दो हवाई हुँ, जहाज के लिए, 2 उड़ानों के लिए ट्रैफिक नहीं है आपके पास। वही बिल्कुल। हाल है, जो अगर 2,500 एक दिन का एवरेज ट्रैफिक, अगर पटना दरभंगा एयरपोर्ट पर 2,500 का ट्रैफिक है, तो 2,500 के ट्रैफिक का क्या मतलब हुआ कि 5 उड़ाने जाए 5 आए, हो गया 2,500। हुँ, तो इतने से हो तो, लेकिन इतने से जरूरत कैसे पूरी होगी? अब 15 फ्लाइट्स है, चौदह हुँ, 15 फ्लाइट्स है मान लीजिए दरभंगा से, और पैसेंजर है 2,500, तो हुँ, कैसे चलेगा? कैसे चलेगी एयरलाइंस? क्या एयरपोर्ट सोचने, जब एयरपोर्ट खोलने की आपने बात की, कोई भी आदमी, एक सिंपल हम बता रहे हैं ज्ञानेश्वर जी आपको, कि एक पेट्रोल पंप किसी को खोलना होता है, एक दुकान खोलनी होती है, तो आसपास का सर्वे कराता है कि इतनी बिक्री के लायक कस्टमर है कि नहीं, इतना बिल्कुल। ग्राहक है कि नहीं, यहाँ इतनी हुँ, गाड़ियां हैं कि नहीं कि हमारा पेट्रोल डीजल बिकेगा कि हम लाइसेंस ले लें। जी, सरकार तो लाइसेंस बांट रही थी पेट्रोल पंप का, लेकिन हर आदमी हर 200 मीटर 500 मीटर पर पेट्रोल पंप थोड़े खोल देगा। तो जब नहीं आप खोलेंगे। एयरपोर्ट बना रहे हैं, तो एयरपोर्ट बनाते हुए आपको एक बेसिक सर्वे कराना चाहिए कि कितना ट्रैफिक है, हुँ, और ट्रैफिक उस लायक है कि नहीं, कि हम एक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके अगर हम एयरपोर्ट शुरू करेंगे, तो उस वहां फ्लाइट उतरने चढ़ने लायक स्थिति रहेगी या नहीं रहेगी। हुँ, तो ये स्थिति अभी नहीं है। 1,000 पैसेंजर है पूर्णिया में, 2,500 पैसेंजर है दरभंगा में। और अब आप एक कह रहे हैं कि पटना एयरपोर्ट से 25-30 किलोमीटर दूर हम एक हवाई अड्डा और बिल्कुल। खोल देते हैं, 50 किलोमीटर दूर बिहटा में एक हवाई अड्डे की बात आप कर ही रहे हैं। और जी, एक 50 किलोमीटर दूर आप सोनपुर में भी, सोनपुर कितना, 50 किलोमीटर पटना हाँ, एयरपोर्ट से हाँ, कितनी, देखिए 50 किलोमीटर भी नहीं है। 50 किलोमीटर भी नहीं है। तो नहीं है। उतनी दूरी पर फिर एक एयरपोर्ट खोल दें। भाई यहाँ जी, इतनी इतनी परेशानी दिल्ली में, जब जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और बीच में एक हिंडन पर जब फ्लाइट शुरू हुई और जेवर में हुआ, तो इस बात को लेकर के तमाम लोगों ने बड़ा इस पर विचार विमर्श हुआ कि भाई 50-50 किलोमीटर की दूरी पर आप कैसे हवाई अड्डा खोल रहे हैं। हुँ, लेकिन फिर ट्रैफिक का अंदाजा लगाया गया, सर्वे हुए, ट्रैफिक का अंदाजा लगा, जो रश हो रहा था नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर, उसका आकलन किया गया। लोग, और उस तरफ जो बस्तियां बसी हैं, जो ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद में जो कॉलोनीज बसी हैं, बड़ी जो सोसाइटीज बनी बिल्कुल। है, उसका आकलन हुआ। उसके बाद हुआ कि नहीं, फिजिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है, ये जी, एयरपोर्ट एक सर्टेन टाइम के बाद ये सेल्फ सस्टेन्ड हो जाएगा, इसको इतनी आमदनी होने लगेगी कि इसको हुँ, चलाने में दिक्कत नहीं है। तब जी, जाकर के एयरपोर्ट पर वहां काम शुरू हुआ, और कितना समय लगा वो हम सब लोग जानते हैं। तो हुँ, ये आपने जो पहले कहा, बिल्कुल ठीक बात है कि इतनी आसानी से लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, लॉलीपॉप थमा दिया जाता है हाथ में, कि हम सोनपुर में हवाई अड्डा बना देंगे, और वो हवाई अड्डा भी नवी मुंबई जैसा हवाई अड्डा बना देंगे, जिसके पहले फेज का बजट 20,000 करोड़ रुपए का। बिल्कुल, नवी बिल्कुल। मुंबई के पहले फेज का बजट 20,000 करोड़ रुपए का, और सारे हुँ, फेजेज पूरे होंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है उस सोचिए। एयरपोर्ट का। और हुँ, अभी आज की तारीख में भी एक अभी मोटे तौर पर एक अनुमान है ज्ञानेश्वर जी की, वो फर्स्ट फेज में वो एयरपोर्ट 2 करोड़ पैसेंजर हैंडल करेगा साल में।
बताइए जी। 2 करोड़ पैसेंजर, और अगर पूरा फुल फ्लेज चालू होगा तो 10 करोड़ पैसेंजर वो एक साल में हैंडल करेगा। हम्म। अब आप सोचिए कि एक तरफ ट्रैफिक है 2,500 का, दरभंगा में 2,500 का मतलब हुआ 75,000 पूरे महीने का, और जी। पूरे महीने का 75 लाख का मतलब 75,000 का मतलब साल का 9 लाख। हम्म। तो साल का 9 लाख ट्रैफिक मोटे तौर पर औसत दरभंगा का है, और 5 लाख का, 4 लाख 5 लाख का बिल्कुल। पूर्णिया का है, और बिल्कुल। नवी मुंबई का 2 करोड़ का है साल का फर्स्ट फेज का। हम्म। और आप नवी मुंबई जैसा एयरपोर्ट कह रहे हैं कि हम बना देंगे वहां सोनपुर में। तो ये तो वही बात हुई ना, प्रतियोगिता है क्या, कि जब चुनाव के वक्त कह रहे थे तेजस्वी बिल्कुल, यादव की हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी सरकारी करेंगे, हाँ, नौकरी दे देंगे, हाँ, तो ऐसी ही बात कर रहे हैं, नवी मुंबई जैसा बना देंगे, हाँ। पटना को पेरिस बना देंगे। चुनाव के समय सुन ही रहे थे कि जब बड़े बड़े नेता आ रहे थे तो जहां एम एम का शहर था वहां गए तो बता दिया कि मुंबई, एम से मुंबई बना देंगे, एस से सूरत हमारा बना शहर देंगे। हमारा शहर जी ज्ञानेश्वर जी जी। मुंबई बनना है। हाँ मोतिहारी हाँ को हाँ। प्रधानमंत्री जी जी ने कहा है कि मुंबई बनाएंगे, मोतिहारी को बताइए। मुंबई बनाने के लिए कहा है उन्होंने, और जी पटना को पुणे बनाने के लिए कहा है उन्होंने, और किसी जी। एस से कोई शहर था उसको सूरत बनाने के लिए कहा है, कोई जी से दिल्ली वाली शहर को था। बेंगलोर का दिया। हाँ, तो वो सब बनना है अभी, और जी। वो अब ऐसी कंपटीशन है कि हर शहर में जाकर के कहेंगे। अभी कुछ दिन पहले मतलब हम संयोग ऐसा देखिए कि कल ही परसों हम सुन रहे थे सम्राट चौधरी मोतिहारी में भाषण दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि आदरणीय राधा मोहन सिंह जी का सपना था, हम उसको पूरा करेंगे, हमने कलेक्टर को कह दिया है मोतिहारी में एयरपोर्ट बना देंगे। अब हम्म। मोतिहारी में एयर स्ट्रिप है तो मोतिहारी में एयरपोर्ट बना दिया जाएगा, और हम्म। रक्सौल का एयरपोर्ट बनने ही वाला है, इधर हम्म। सोनपुर में बनने ही वाला है, दरभंगा में बन मुजफ्फरपुर ही में गया है, बनने ही वाला है। मुजफ्फरपुर में बनने ही वाला है, पता ही में। तो क्या दिक्कत है, फिर हर शहर में एयरपोर्ट होगा। हम्म। जिसको साइकिल से नहीं चलना है वो हवाई जहाज से चलेगा बिहार में। ये क्या, बिल्कुल। इस कैसी बातें हो रही है, किस तरह का काम हो रहा है? तो हम्म। हमने फिर जहां से बात शुरू की थी ज्ञानेश्वर जी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी से, ये हम्म। मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल। हम्म। बिहार में इस समय अभी दूसरी चीजों की जरूरत है। बिहार को कोई नहीं करे, एक सिटी जैसा दूसरा शहर नहीं होता है। एक शहर अपना, उस शहर की अपनी खूबियां होती हैं, वो ऑर्गेनिक तरीके से वो शहर विकसित हुआ होता है शहर वो। हमको मोतिहारी को मुंबई नहीं बनाना है, बिल्कुल। मोतिहारी को मोतिहारी बनाइए, बेहतरीन बनाइए, बेहतर जो शहरी सुविधाएं उस शहर में हो सकती है वो दीजिए वहां। बस हम्म। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उसको, मुंबई बनाने की जरूरत नहीं है, पटना को भी पुणे या पेरिस बनाने की जरूरत नहीं है। पटना में बेसिक जो शहरी इलाके में सुविधाएं होती हैं वो दीजिए, वहां ट्रैफिक बिल्कुल। बेहतर करिए, वहां सीवेज बनाइए ना। पहले तो सारा सारा कचरा तो और सारा नाले नाली सड़क पर बह रही होती है, पहले सीवेज हम्म। बनाइए। पटना में तो सबसे बेसिक जरूरत है, सीवेज बनाइए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाइए ताकि सीवेज का पानी गंगा जी में जाकर के नहीं गिरे। ट्रैफिक बनाइए, सड़कें बनाइए, वहां वहां जो तार चारों तरफ लटका होता है उसको आप अंडरग्राउंड करिए या उसको ढकिए, किसी तरह से उसकी व्यवस्था करिए। तो ये इतनी बेसिक जरूरतें अभी नहीं है पटना में। कोई कहे कि हम पुणे बना देंगे, कोई कहे पेरिस बना देंगे। हम्म। और सोनपुर में, जो सोनपुर का इलाका है, उस इलाके में तो पटना से जाने आने में 1 घंटा टाइम लगता है। हम अभी अभी चुनाव के टाइम गए थे वहां, जाकर के घूम के आए, छपरा तक घूम के आए, कितना टाइम लगता है। तो एक अभी घंटा भी पटना नहीं, के मैरिज लैंड में आप जेपी सेतु पार कीजिए, सोनपुर आ जाइए, पार कहाँ सोनपुर कर जाइए। तो जी। फिर इतने नजदीक में फिर आप एयरपोर्ट बना रहे हैं, वहां के नेता खुश हो जाएंगे, वहां के लोगों को ये समझाया जाएगा कि तुम्हारी जमीन के दाम बढ़ जाएंगे। हम लोगों के यहाँ सारी चीजें इस एंगल से देखी जाती है कि तुम्हारे जमीन के दाम बढ़ जाएंगे। फिर हम्म। वहां कुछ जो बिल्डर पहुंच जाएंगे और कुछ जो प्रॉपर्टी डीलर पहुंच जाएंगे, जमीन घेर करके प्लॉट काट के और औने पौने दाम में बेचने लगेंगे, और एयरपोर्ट फिर 10 साल 20 साल तक बनता रहेगा। हम्म। लोग जमीन में पैसे लगा देंगे वहां। तो यही हम लोगों के यहाँ हो रहा है, ये एक मॉडल है। इसमें कोई बिल्कुल। जरूरत नहीं, हमने 1,000 काम अभी करने हैं, उसके बाद आएगा तब 1,001वां काम सोनपुर में एयरपोर्ट बनाना होगा। ये हम्म। सरकार को लोगों के आंख में धूल झोंकना, लोगों को इस तरह से लॉलीपॉप पकड़ाना, वो बंद करना चाहिए। जो बिल्कुल। वादे किए गए हैं ज्ञानेश्वर जी, जो वादा किया गया है उस वादे को पूरा करिए। पहली कैबिनेट में जो वादे हुए थे, सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए, आईटी हब बनाने के लिए, जो सैटेलाइट सिटी डेवलप करने के लिए, अभी उस पर तो काम करिए। अब एक ऐसे नया ऐसे प्रोजेक्ट मंत्री है, बना दिए गए जिन्हें एक्सपेंडिचर कहना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, और आप सेमी कंडक्टर हब की बात कर रहे हब बनाएंगे, ठीक बात है। हैं। हाँ, क्या बात कर रहे हैं अजीत जी, यह भी देखिए एक मजाक ही है, यह भी देखिए एक ये मजाक तो ही है। हम तो मजे ही ले रहे हैं। ये मजे ही लेने की बात है, इसको सीरियसली बिल्कुल लेने की बिल्कुल। बात नहीं है, कुछ भी सीरियस बिल्कुल। लेने की बात नहीं है। अगर हम्म। सीरियस लेने की बात हुई होती तो आप बताइए, एक तो यहाँ अभी मजाक चला 5 दिन, दिल्ली में एआई समिट हुआ, और तमाम देश के जो दुनिया भर के जुटे, जो तो दुनिया भर वाले ने तो जो कमिट किया सो कमिट किया, वो अलग बात है। हम्म। दुनिया वालों ने भी कमिट किया कि हम, कोई कहा कि $100 बिलियन लगाएंगे, किसी ने कहा कि हम इतना $1 बिलियन लगाएंगे, बट दिल्ली से मतलब भारत से अमेरिका तक समुद्र के नीचे से केबल बिछेगा, ये सब हो गया। हम्म। भारत के उद्योगपतियों ने कहा है कि हम 25 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे खाली एआई सेक्टर में। बताइए जी। अब आप सोचिए, कहां तो इन्वेस्ट करोगे तुम एआई सेक्टर में 25 लाख करोड़ रुपया, क्या इन्वेस्ट करोगे?
लेकिन अगर बिहार के लोग जरा भी अगर इनकी तैयारी होती इस समिट को लेकर के, अभी क्या एक ही चीज बननी है ज्ञानेश्वर जी, कि बिहार डाटा पवेलियन सेंटर लगा बनना। था ना, बिहार का वहां डाटा था ना। हाँ, पेविलियन नहीं, लगा हुआ था भाई, बना हुआ बिल्कुल था, बाज़ाब्ता पेविलियन लगा हुआ बिल्कुल। था। तो हम्म, अभी क्या एक ही चीज़ यही सेक्टर में होनी है ज्ञानेश्वर जी, कि डाटा सेंटर बनने हैं। जी। अमेरिका के लोगों ने आकर के ये करार किया है कि डाटा सेंटर बनाने के लिए, तो डाटा सेंटर बनाने के लिए क्या चाहिए है? ज़मीन चाहिए। हम्म ज़मीन के साथ-साथ वहाँ आपको बिजली चाहिए है, निर्बाध आपूर्ति बिजली की, और बहुत बिजली की ज़रूरत चाहिए, हम्म और पानी चाहिए। हम आप हम्म अगर चैट जीपीटी पर ज्ञानेश्वर जी अगर 300 शब्द टाइप करते हैं, तो उस हम्म 300 शब्द के लिए 1 लीटर पानी चाहिए। सोचिए जी। पूरे साल में जितना गीगाबाइट डाटा यहाँ बनना है ज्ञानेश्वर जी, उसके लिए 3.5 बिलियन लीटर पानी की जरूरत है। जी। क्यों इसलिए जरूरत है? क्योंकि डाटा सेंटर के लिए में कूलिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जहां हम्म सर्वर लगेंगे, बहुत जाइंट सर्वर लगेंगे, वहां कूलिंग के लिए पानी की चिलर प्लांट की जरूरत है, चिलिंग प्लांट की। तो हम्म उसको चिल करने के लिए आपको बहुत पानी की जरूरत है, और बहुत बेहिसाब बिजली की जरूरत है। तो हम हम्म लोगों के यहाँ क्या हुआ है, बजट जो अभी आया, उस बजट में कहा गया कि बिजली डाटा सेंटर के लिए 40% पर कम देंगे, और 21 साल के लिए टैक्स हॉलिडे देंगे डाटा सेंटर को। तो बिहार का आदमी डाटा सेंटर ही कुछ ले आता लोग जाकर के, कि चलिए बिहार में डाटा बिल्कुल। सेंटर भी बन जाए। और आप बिजली की बात कर रहे हैं अजीत जी, देखिए बिजली तो आ गई बिहार में, लेकिन आप किसी हॉस्पिटल वाले से बात कर लीजिए, खुले में वह नहीं कहेंगे, लेकिन वह बताएंगे, या किसी इंडस्ट्री वाले से बात कर लीजिए, कि जो बिजली की क्वालिटी है और जो फ्लक्चुएशन है, और जिस तरीके से बिना सूचना के कभी भी बिजली कट जाती है, कमी कटती है, हम्म। लेकिन बिजली का जो क्वालिटी है ना, वह ऑपरेशन थिएटर को परेशान करता है, वह मशीनों को परेशान करता है। तो आपको उसको भी ध्यान देना होगा। हाँ, उसकी क्वालिटी तो ठीक करनी है, कीमत भी ठीक करनी है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत महंगा अगर बना देंगे, तो जी। उसके आसपास कोई इंडस्ट्री नहीं फलीभूत होगा। कोई इंडस्ट्री हम्म नहीं फलीभूत, कोई नहीं फलने फूलने वाली है इंडस्ट्री। आपको सस्ती करनी होगी, आप बिजली सस्ती करें, सड़कें सस्ती करें। आपने सब चीजें बहुत महंगी है बिहार में, आप हम्म टोल ही देने में लोग बर्बाद हो जाए। डीजल पेट्रोल इतना महंगा है हम लोगों के यहाँ, सड़क हम्म पर का टैक्स इतना महंगा है, टोल इतना ज्यादा है, कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा वहाँ, कोई इंडस्ट्री कैसे डेवलप होगी, या कोई माल बिल्कुल। ढुलाई का काम ही सस्ते में कैसे होगा? तो एक तो हम्म ये इन सब ये बेसिक समस्याएं हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और जमीन की बात जो आपने कही, कि वो तो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं ना, कि जब उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री थे, तो 2 केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए तो धरने पर बैठना पड़ा था उनको। उन्होंने 9 या बिल्कुल। 10 पता नहीं कितने केंद्रीय विद्यालय पास कराए थे, और नीतीश कुमार ने कहा था कि हमारे पास जमीन नहीं है, हम जमीन नहीं देंगे। तो हम्म 5 एकड़ जमीन आप स्कूल खोलने के लिए नहीं दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम्म 4200 एकड़ जमीन हम कब एक्वायर कर लेंगे एयरपोर्ट के लिए। हम्म भाई अगर जरा सी भी आपकी समझ है किसी भी व्यक्ति की और गंभीरता है, तो आप 500 एकड़ में आप 100 स्कूल खोलिए ना, सेंट्रल स्कूल खोलिए, खुलवाइए, भारत बिल्कुल। सरकार से मिलकर के 100 स्कूल खुलवाइए। एक बहुत हम लोग कितनी बार कह चुके हैं, बिना एजुकेशन, आप एजुकेशन की व्यवस्था कर दीजिए, बेहतर, आपकी पीढ़ियां सुधर जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। गिरिराज सिंह का वो बयान याद है ना, हमारे ही पुराने साथी सौरभ ने पूछा था हाँ टेक्सटाइल को लेकर, और क्या हाँ हाँ, जवाब था, जो आज भी वही वायरल है। आज भी वायरल होता है। जी। तो इस तरह के जवाब देते हैं लोग, और हमने तब भी कहा था, और कई लोगों ने हमको बाद में फोन करके कहा कि ये जो सूता पट्टी है, सूता मिल जो था जी। मोकामा का 52 एकड़ जी, जमीन, उसमें तो जमीन एक्वायर किया हुआ है। तो अभी बिल्कुल टेक्सटाइल मिनिस्टर है, उनको खुलवा देना चाहिए वो मोकामा का जो सूता मिल था, जो बंद पड़ा हुआ है, एक जमीन बिल्कुल एक्वायर किया हुआ है, तो वो बिल्कुल। खुलवा देना चाहिए। तो ये कटिहार प्रायोरिटी में में होना चाहिए। कहाँ 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 क्या नहीं था। भाई क्या सारी चीजें थी, और हर चीज बंद हो बिल्कुल। गई। हम्म जो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं, अब उनको खोलने के लिए तो शुरू करिए। जो कहा था कि चीनी मिलें जरूर चालू होंगी, आपको भी कहा था हम्म, लोगों ने, बिल्कुल। निजी बातचीत में भी कहा था, तो आप उस पर फोकस करिए ना, वो प्रायोरिटी की चीज है। अपने बजट में अगर आपके पास पैसा है, तो उसको डाइवर्ट करिए। एक चीनी मिल मोतिहारी की खुल जाए, हजारों लोग उसमें एंगेज रहते हैं ज्ञानेश्वर जी, 6 महीने तक, हजारों जी। लोग। हम्म तो आप वो नहीं काम करना है, वो कैसा काम कर रहा है जिसका कोई आपने कोई सर्वे नहीं कराया। किसी ने पूछा होता कि भाई सोनपुर से 50 किलोमीटर भी दूर नहीं है दरभंगा, और 50 किलोमीटर दूरी, 50-60 किलोमीटर दूर जो है, आपको 2,500 पैसेंजर मिल रहा है दिन भर में, और आप फिर हम्म एक नया एयरपोर्ट कह रहे हैं कि 4200 एकड़ जमीन एक्वायर करके, और उसके बाद उस पर वहां एयरपोर्ट बना देंगे, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। नहीं, तो ये सोनपुर सब से तो करीब 80 से 100 किलोमीटर की 80 दूरी होगी किलोमीटर है, लगभग। वही कह रहा, 80 किलोमीटर हो, उसमें कोई जी। दिक्कत नहीं है। हम्म तो अल्टरनेटिव रूट कई सारे बन गए हैं, आप पार करिए बिल्कुल। गंगा पुल, और बन रहे हैं वो दरभंगा उधर समस्तीपुर जाने के लिए सड़कें, तो आप चले जाइए। 80 किलोमीटर ही दूर है, तो उतनी ही दूरी पर तो 2,500 पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, अब 2,500 चलिए तो राज्यसभा क्या की ओर उसका चले। मतलब कोई एकदम मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी की एकदम मिसाल है, जिसका कोई मतलब नहीं है।
राज्यसभा की ओर चलते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ रही है। नीतीश कुमार क्या करेंगे किसी को पता नहीं, और बीजेपी से कौन जाएगा यह पत्ता तो अंतिम में ही खुलता है। लेकिन पांचवी सीट पर उम्मीदवार कौन एनडीए का, और क्या तेजस्वी यादव छठा उम्मीदवार देंगे? तो देखिए, 2 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें जेडीयू को। अब पांचवी सीट एनडीए में किस घटक दल को? चिराग पासवान ने कह दिया कि मेरी मां सक्रिय राजनीति में नहीं आ रही है, रीना पासवान राज्यसभा नहीं जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा जिनका फैसला होना है कि वे राज्यसभा सदस्य बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हैं। शाहनवाज हुसैन किस तरीके से एमएलसी बनाए गए और कैसे रिटायर भी करा दिए गए। मुकेश सहनी तो सहयोगी ही थे। तो यह बड़ा सवाल। और यदि उपेंद्र कुशवाहा नहीं तो पांचवा कौन? चिराग पासवान ने यह नहीं कहा कि हमारी दावेदारी नहीं है। और हम फिर से कह रहे हैं, कई धनबली छठे उम्मीदवार आने की स्थिति में एनडीए के पांचवा उम्मीदवार बनने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है कि तब थैली का खेल होगा। अजीत जी। नहीं होगा ही। अगर देखिए 5 उम्मीदवार तो एनडीए की तरफ से होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पांचवा उम्मीदवार कौन होगा और उसकी घोषणा, जैसे उस दिन भी हम बात कर रहे थे, अगर एनडीए की एक प्लानिंग हो करके एनडीए के बड़े नेताओं के बीच बातचीत करके सहमति से अगर एक साथ 5 उम्मीदवारों का अनाउंसमेंट होता है, पार्टियों के ऊपर नहीं छोड़ा जाता है कि भाई जेडीयू अपना 2 जिता ले और बीजेपी अपना 2 जिता ले, तब तो 5वें उम्मीदवार का जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 5 उम्मीदवार एक साथ अनाउंस हो और वोट का आवंटन जो है वो इस हिसाब से हो कि 5वें उम्मीदवार को ज्यादा जुगाड़ नहीं करना पड़े, और उसके बाद इंश्योर कराया जाए कि कोई वोट अवैध नहीं हो। मतलब एकजुट होकर के एनडीए के की तरफ से 5 सीटों पर लड़ा गया, तब 5 सीट जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पार्टियां अपने अपने हिसाब से लड़ेंगी तो 5वें सीट में मुश्किल आएगी। अब ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर एनडीए एकजुट नहीं लड़ा, अगर एनडीए ने अपना उम्मीदवार कह के 5वां उम्मीदवार नहीं दिया तो उस सीट में मुश्किल होगी। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ हम लोग बात कर चुके हैं पहले कि भाई अगर कमिटमेंट है तो उनको सीट देना चाहिए आपको, और सिर्फ सीट देनी नहीं चाहिए है, दे करके उसकी जीत सुनिश्चित करनी चाहिए कि एनडीए की सीटें एनडीए जीते। भाई एनडीए को अपने दम पर राज्यसभा में भी बहुमत की जरूरत है। अब काफी हद तक बहुमत हो गया है। मतलब अब इस रिटायरमेंट के पहले 130 उसके आसपास हमको लगता है एनडीए की सीटें, 103 तो अपनी बीजेपी की हो गई। तो अब राज्यसभा में बहुमत का खतरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए एनडीए को। और वो सीट जीतने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को ही अगर आप टिकट देते हैं तो सब मिल करके लड़ाए उनको, पूरा एनडीए मिल करके लड़ाए उनको। अगर नहीं लड़ाता है तो उनके भरोसे छोड़ दीजिएगा तो वहां मुश्किल होगी, क्योंकि दूसरी तरफ से भी जो जिस तैयारी की आप बात कर रहे हैं वो बड़ी तैयारी हो रही है। चिराग पासवान ने मना कर दिया है कि उनकी मां नहीं जाएंगी, और ये पहले भी कहा था, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, आपने भी पहले ये बताया हुआ कि वो अपनी मां को अब नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन उम्मीदवार वो दे सकते हैं, वो सीट उनकी, अगर उनको एनडीए के तरफ से बात होगी, उनको ऑफर किया जाए तो वो सीट दे सकते हैं, ले सकते हैं। और अब्दुल खालिक, हम लोग कहे ही थे कि अब्दुल खालिक उनके पिताजी के दोस्त रहे हैं, पार्टी के का काम देखते हैं, उनको उम्मीदवार बना दिया जाए। हमने नाम इसलिए लिया। एक और किसी दूसरे मुस्लिम नेता की चर्चा चल रही है जो मुंबई के रहने वाले हैं, लोजपा से जुड़े हुए हैं, और वह भी रामविलास पासवान के समय से है। वह भी कोई केंद्रीय प्राधिकारी है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी चर्चा भी चल रही है। कोई बाबा या कोई कुछ ऐसे ही कुछ है। देखिए मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ चर्चा हो रही है। हाँ, तो अब मुस्लिम उम्मीदवार की चर्चा इसलिए हो रही है, हम इसलिए मतलब उधर आ रहे हैं। आपने अशफाक करीम का भी नाम ले ही लिया। आपने कल देखा होगा कि जो प्रवक्ता है एमआईएम के, उन्होंने कल क्या दाव फेंका। समीम हवा या कुछ ऐसा ही नाम बताया जा रहा है। देखिए मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो वो क्या है कि एक एमआईएम ने एक दाव अपना पत्ता फेंक दिया आरजेडी के सामने, भाई आपको इतना ही वो है तो हमारे अख्तरुल ईमान साहब को ही टिकट दे दीजिए। तो एमआईएम ने अपनी बार्गेनिंग शुरू कर दिया। उसके पास 5 वोट हैं, और उस 5 वोट के बगैर महागठबंधन चुनाव नहीं जीत सकता है, क्योंकि महागठबंधन की अपनी तो 35 ही सीटें हैं, और उसमें से भी गारंटी नहीं होगी कि 35 के 35 वोट पड़ेंगे। हो सकता है उसमें क्रॉस वोटिंग भी हो जाए, तो चूंकि जब 5वां कैंडिडेट एनडीए का होगा तो उसको कुछ वोट की जरूरत होगी जो उधर से ही लेगा। तो एमआईएम से तो नहीं आएगा, मान लीजिए वो इधर से आ जाए, अगर दूसरी किसी पार्टी से, कांग्रेस से आ जाए या आरजेडी से ही आ जाए, तो उनको उस 5 वोट की जरूरत है जो एमआईएम की है। और एमआईएम ने अपनी बार्गेनिंग तेज कर दी है कि भाई हमारी बार्गेनिंग, हमारा ही उम्मीदवार बना दीजिए। 2 बात, सीमांचल से ही उम्मीदवार बना दीजिए, सीमांचल से उम्मीदवार बना दीजिए, मुस्लिम उम्मीदवार बना दीजिए। तो आरजेडी के तरफ से, आरजेडी के ऊपर एमआईएम ने यह कह के एक दबाव बना दिया है। तो एक तो तय है कि उम्मीदवार आएगा आरजेडी की तरफ से, निश्चित रूप से आएगा, और कोई ऐसा आएगा जो हर तरह से सक्षम हो, मजबूत उम्मीदवार हो, वो आएगा चुनाव लड़ने। इसलिए एनडीए को भी बहुत सोच समझ के अपना उम्मीदवार चुनना होगा, 5वां उम्मीदवार।
और उसके लिए प्लानिंग करनी होगी प्रॉपर एनडीए के साथ मिलकर के। इंडिविजुअल उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। जी जो जो सबसे मतलब अच्छी बात यह है कि आप उपेंद्र कुशवाहा को कमिटमेंट आपने किया हुआ है, उनको भेजिए और उनको चुनाव जितवाइए। पॉलिटिकली भी आपके और फिट बैठते हैं आपके समीकरण में, आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में, तो उनको ले आइए। अगर एलजेपी की जिद कर तो होती है कि एलजेपी को सीट चाहिए, तो उनको भी अगर देते हैं तो जीत सुनिश्चित करिए। अमित शाह को करना होगा, बीजेपी के लीडरशिप को देखना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के तरफ से ये नहीं प्रयास किया जाए, बहुत प्रयास उनकी तरफ से नहीं होगा। ये बीजेपी को करके और 5वीं सीट जीतनी होगी, और 5वीं सीट जीतने से बिहार की राजनीति पर भी बड़ा असर होगा। 5वीं सीट कौन जीतता है, किस तरह जीतता है, क्या बीजेपी ले लेगी तीसरी सीट, ये संभावना है। क्या बीजेपी दोनों तीनों सहयोगियों को समझाएगी कि भाई आप लोग नहीं जीत सकते हैं, ये सीट हमको दे दीजिए। क्या ये प्रयोग हो सकता है निर्दलीय वाला, कि कोई निर्दलीय कैंडिडेट ले आए, कोई बड़ा नाम हो, बिहार का ही चेहरा हो, और आप उसको निर्दलीय लड़ा करके सब लोग समर्थन करके जितवाएं, बाद में वो शामिल हो जाए। तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज पर अभी विचार शुरू होगा। हमारी बात हुई है एक दो लोगों से, तो उन्होंने कहा कि अभी हम लोग विचार विमर्श नहीं शुरू किए हैं, अभी टाइम है। 26 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होना और 6 तारीख तक नॉमिनेशन है, तो हम लोग अभी इस पर बात करेंगे। 2-4 दिन के बाद इस पर डिस्कशन शुरू होगा, तो अभी नजर रखने की जरूरत है। तो चलिए, नजर रखा जाएगा, और जब कभी बिहार के साथ मजाक होगा तो उसकी चर्चा भी हम जरूर करेंगे। नेता मजाक करते रहेंगे, हम असलियत बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखिएगा तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।